हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस विद देवेश। जैसा कि आप जानते हैं कि अब दोबारा हमारा देश जो है वो लॉकडाउन की तरफ चला गया है, इसीलिए ऑनलाइन टीचिंग एक ऐसा माध्यम है जिसे हमें दोबारा उठाना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। अब काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने ऑफलाइन आकर भी किए, जहाँ पर हम बहुत सारे चैप्टर्स जो हमारे सेकंड टर्म के हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। तो आज बायोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें से हम एक चैप्टर उठाने वाले हैं बायो में से, और जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अगर इस चैप्टर की आप बात करें तो जैसा कि हम शुरू से करते आए हैं कि जब कभी हम किसी चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग करने से पहले हम ये देखते हैं कि उस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है। तो ऑर्गेनिजम्स का मतलब सिर्फ इंसान ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिजम्स में सभी जीव आ जाते हैं, चाहे वो जीव यूनिसेलुलर हों चाहे वो जीव मल्टी सेलुलर हों। दोनों तरह के जीवों की बातें हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिजम्स में। ऑर्गेनिजम्स जब आप ऐसा वर्ड बोलते हैं तो इसके अंदर सिर्फ यूनी और मल्टी की बात हम नहीं करते, इसके अंदर आपके प्लांट्स भी आते हैं, इसके अंदर आपके एनिमल्स भी आते हैं, इसी के अंदर आपके ह्यूमंस भी आते हैं जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, इसी के अंदर आपके कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके बारे में आप पढ़ते आए हैं जैसे कि बैक्टीरिया ये आ जाता है, इसी के अंदर आपका वायरस ये आ जाता है, इसी के अंदर आपका प्रोटोजोआ ये आ जाता है, और मोस्ट कॉमनली जो हम सुनते हैं एल्गी, ये भी आपका इसी के अंदर आ जाता है। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं? अगर रिप्रोड्यूस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो इसका मतलब क्या है? री प्लस प्रोड्यूस। इजी है। अब यहाँ पे री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है दोबारा, और प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। जैसे कि दुनिया में पहले मार्कर नहीं थे, जब दुनिया का पहला मार्कर बना होगा तो वो क्या थी? वो थी उस मार्कर की प्रोडक्शन। लेकिन उस एक मार्कर की जब बहुत सारी कॉपीज़ तैयार की गई तो उसी को क्या नाम दिया गया? उसी को नाम दिया गया रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन एनिमल्स में ही होता है, दुनिया की हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ का रिप्रोडक्शन होता है जिसकी एक से ज़्यादा क्वांटिटी हमको चाहिए। ऐसे ही दुनिया के अंदर जो पहली वॉच बनी होगी उसका प्रोडक्शन हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जितनी भी वॉचेस बनी उन सभी का क्या हुआ होगा? रिप्रोडक्शन। तो इसी टाइप से रिप्रोडक्शन सभी के अंदर होता है, लेकिन हमें जो रिप्रोडक्शन स्टडी करना है वो किसके अंदर करना है? ऑर्गेनिजम्स के अंदर। किसके अंदर करना है? ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लेकिन रिप्रोडक्शन को स्टडी करने से पहले हमें एक बात जाननी ज़रूरी है कि क्या रिप्रोडक्शन हमारे लिए ज़रूरी है? ज़रूरी इन अ सेंस, आप ये बात जानते हैं कि अगर हम सांस ना ले पाएँ, ठीक है ना, इसका मतलब अगर हम ब्रीद ना कर पाएँ तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज़ को जो हम खा रहे हैं उसको हम डाइजेस्ट ना कर पाएँ तो भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने कुछ बातें पढ़ी थी जिसमें हमने ऐसा देखा था कि अगर हमारी किडनी जो प्योरीफिकेशन का काम है वो प्योरीफिकेशन का काम अच्छे से नहीं करेगी तो वी कांट सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसी के साथ एक और सिस्टम हम पढ़ते थे जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये चारों के चार सिस्टम जो हैं ये एसेंशियल हैं हमारे लिए। इनमें से अगर कोई एक भी वर्क नहीं करता तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव। लेकिन ये जो हमने अभी बात छेड़ी है थोड़ी सी, हमने बात किसकी छेड़ी है? हमने बात छेड़ी है रिप्रोडक्शन की। आपको जानकर ये हैरानी होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन जो है वो हमारी बॉडी की कोई एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। व्हाट डज़ दैट मीन? कि
कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो फिर रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी इज़ वेस्टेड। कैसे? एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसकी बॉडी से मोर देन 1 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है। क्या है ये? वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो अगर रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी प्रोसेस नहीं है हमारे ज़िंदा रहने के लिए, तो फिर इसको करने की ज़रूरत क्या है? नहीं, ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? ये अब हम देखते हैं। मान लीजिए आपने एक जानवर के बारे में सुना होगा, पांडा। इसी के साथ एक आपने जानवर के बारे में सुना होगा, राइनो, गैंडा जो होता है, और टाइगर तो सबको पता है। अभी इंडिया के अंदर क्या हुआ था, बीते कुछ समय में टाइगर्स का शिकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है, उनकी जो जनसंख्या है वो बहुत कम हो गई थी। तो उनको सर्वाइवल की दिक्कत आ गई थी। उनको ये हो गया था कि कभी उनकी प्रजाति जो है वो ख़त्म ना हो जाए। यही सेम प्रॉब्लम आज आई हुई है राइनोज पे और पांडास पे। टाइगर तो फिर भी 200-400 बचे हुए थे, ये राइनोज और पांडा तो लेस देन 10 नंबर है। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा रिस्क है, हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे इनकी जो स्पीशीज़ है उसको बचाया जाए। क्योंकि अगर ये जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, अगर ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो इस दुनिया में से इनका नामो निशान मिट जाएगा। फिर हम सिर्फ इनको फ़ोटोज़ में देख पाएंगे और इनकी आवाज़ को वीडियोज़ में सुन पाएंगे, जो कि उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास रिप्रोडक्शन का एक काम निकल कर आया, जो क्या है, अपनी खुद की जो स्पीसीज़ है उस स्पीसीज़ को मेंटेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। व्हाट डज़ दैट मीन? कि मेरी जो पीढ़ी है, मेरी तरह के जो जीव हैं वो आगे भी दुनिया में बने रहें, इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। जैसे कोई माता पिता हैं, मान लो उनकी संतान नहीं है, तो क्या होगा? उनका वंश जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से इंसानों के अंदर अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो आज तो 700-800 करोड़ हैं, लेकिन अमर थोड़ी ना है, ये हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे, ये भी मरेंगे। और जैसे जैसे ये मरेंगे इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होने लगेगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी स्पीसीज टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट। तो उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको अपना नंबर बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में हम एक सेम काइंड की जो स्पीसीज़ है वो तैयार करते हैं, उसको जनरेट करते हैं। और वो कहाँ से तैयार होती है? तो जो पेरेंट्स हैं उन्हीं की बॉडी में से वो स्पीसीज़ तैयार होती है। ओके, तो फिर बात आती है आगे कि क्या हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तैयार करते हैं जो स्पीसीज़ है, कि मान लो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स से एक ऑफ स्प्रिंग का, एक बच्चे का जन्म हुआ, उस बच्चे की बॉडी का डिज़ाइन तो चलो सिमिलर होगा, जैसे पेरेंट्स की बॉडी का डिज़ाइन होता है वैसा ही डिज़ाइन बच्चे की बॉडी का होगा, वो जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो रिप्रोडक्शन को अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके देखें तो बेसिक लेवल पे क्या हो रहा है कि हाँ, जैसे पेरेंट्स हैं उसी टाइप का जो डिज़ाइन है वो चाइल्ड का तैयार हो रहा है, अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे चले जाएं तो। ठीक है, फिर 9th क्लास के अंदर तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था तुमने? कि सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। और इस क्रोमोसोम्स के पास हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी आँख कैसी दिखती है, हमारे कान कैसे दिखते हैं, हमारी नाक कैसी दिखती है, हमारी हैबिट्स क्या हैं। और यही इन्फॉर्मेशन जो है वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है डीएनए की फॉर्म में। किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है ये? डीएनए की फॉर्म में। तो डीएनए की फॉर्म में कैसे ट्रांसफ़र होती है? अगर तुम इसको देखोगे तो
जैसे ही मेल बॉडी से और फीमेल बॉडी से उनके रिप्रोडक्शन से जो नया चाइल्ड तैयार होगा तो वो चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट्स जैसा दिखेगा, और पेरेंट्स से उस चाइल्ड के अंदर उसके पेरेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन लेके गया वो लेके गया डीएनए। अब सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये डीएनए होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशंस को अपने अंदर स्टोर रखता है। क्लियर। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है यही बॉडी के अंदर क्या बनाती है, प्रोटीन। नए बच्चे की बॉडी में प्रोटीन उसी हिसाब से बनेगा जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन आई है। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को चेंज कर दें तो इससे क्या होगा, कुछ अलग टाइप का प्रोटीन बन जाएगा और जिससे बॉडी का डिज़ाइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा जो अभी ऐसा दावा किया जाता है कि वो ख़त्म हो गई है, पोलियो। पोलियो एक ऐसी ही बीमारी थी। ये क्या करती थी, ये बच्चे के डीएनए के अंदर जाके उसके प्रोटीन को चेंज कर देती थी, उसके डीएनए को बदल देती थी। और डीएनए को चेंज करने की वजह से होता क्या था, जो बॉडी का डिज़ाइन है वो डिफरेंट काइंड का तैयार हो जाता था। जैसे कोई हाथ छोटा रह गया, कोई पैर छोटा रह गया, ठीक है ना। तो ये सब बीमारियां क्या करती थी, डायरेक्ट किस पे अटैक करती थी, डीएनए पे। अब मैं जब दोबारा बेसिक लेवल की बात करूं तो बेसिक लेवल पे जाके जो रिप्रोडक्शन है इसका मतलब क्या है, एक नई डीएनए कॉपी तैयार करना। अब सेल क्या करते हैं, सेल कैसे डीएनए कॉपी बनाते हैं, ये कुछ आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शन करने की वजह से डीएनए की कॉपी जो है वो तैयार होती है। अब ये डीएनए कॉपी जो सेल ने तैयार करी तो क्या करेगा सेल, मान लो ये एक सेल था, इसने 2 डीएनए कॉपीज़ तैयार करी 2 और 2। अब इसको करना तो क्या चाहिए कि एक कॉपी को तो अपने पास रखे और दूसरी कॉपी को आगे पुश कर दे। लेकिन जब ये इसको आगे पुश करेगा तो क्या करेगा, उसके पास कोई बॉडी भी तो होनी चाहिए जिस बॉडी के अंदर वो डीएनए को रखेगा। क्लियर। तो इसीलिए सेल क्या करता है, आप शुरू से पढ़ते आए हो, एक जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो सेल क्या करता है, सेल अपने आप को इस टाइप से थोड़ा इलोंगेट कर लेता है, अंदर उसका न्यूक्लियस भी इसी टाइप से इलोंगेट हो जाता है और ये न्यूक्लियस आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ये एक सेल मिलकर दूसरे सेल को जन्म देता है। अब इस सेल ने जो 2 डीएनए कॉपीज तैयार करी थी उनमें से एक कॉपी तो यहाँ रह गई और दूसरी कॉपी यहाँ आ गई। मैं दोबारा आपसे पूछूंगा कि अगर इसने 2 कॉपी तैयार की थी तो इसने ऐसा क्यों नहीं किया कि एक कॉपी को सिंपली अपने पास रखता और दूसरी कॉपी को आगे भेज देता। दोबारा वही बात आएगी, अगर ऐसा करता, ठीक है, डीएनए की कॉपी आगे चली जाती, ये मान लो डीएनए की कॉपी आगे चली गई, लेकिन ये ग्रो कहाँ पर करेगी, ये मेंटेन कैसे रहेगी, ये ज़िंदा कैसे रहेगी। ज़िंदा रहने के लिए इसको एक बॉडी चाहिए और वो बॉडी इसको कौन प्रोवाइड करेगा, वही सेल प्रोवाइड करेगा जब वो सेपरेट हो जाएगा 2 सेल्स में। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन का जो बेसिक प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है और डिवाइड होके वो 2 सेल्स में कन्वर्ट होता है। अब ये 2 सेल क्या करते हैं, ये दोनों सेल्स आगे 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी टाइप से जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो चलता रहता है। क्लियर। अब हमने क्या देखा कि एक सेल था और इस एक सेल से इसकी 2 कॉपीज़ तैयार हो गई। ये फर्स्ट कॉपी है और ये सेकंड कॉपी है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये जो दोनों कॉपीज़ तैयार हुई, क्या ये प्योरली आइडेंटिकल होगी, मतलब क्या दोनों बिल्कुल सिमिलर होगी? क्या लगता है आपको? इन अ वे अगर हम कहें तो ये डिपेंड किस पर करता है कि कॉपी कितने अच्छे तरीके से हुई है। जैसे एक बच्चे ने ये एक ड्राइंग बनाई और दूसरे बच्चे को कहा गया कि बेटा इस ड्राइंग को कॉपी करो, इसने भी एक ड्राइंग बनाई। अब ये दोनों लुक्स लाइक सिमिलर, ये सिमिलर दिख रहे हैं देखो, पर ये कुछ चेंज इनके अंदर आ गए हैं।
यहाँ पर इसने गैप छोड़ा था, इसने गैप नहीं छोड़ा। वैसे ये दिखने में कैसी हैं, बिल्कुल सिमिलर। तो यही सेम चीज़ जो है वो डीएनए के साथ होती है। क्या होती है, डीएनए कॉपिंग वैसे तो एग्जैक्ट होती है लेकिन वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होती। हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डीएनए कॉपी हुआ वो आइडेंटिकल होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर बार जब डीएनए कॉपी होता है तो उसके अंदर कुछ वेरिएशन आती है। वेरिएशन मतलब कुछ चेंज आता है। ये चेंज इतना छोटा होता है कि हम उसे प्योरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन ये वेरिएशन कभी कभी इतनी खतरनाक होती है कि जो नया डीएनए बना वो ये सेल को ही रप्चर कर देता है, इस सेल को ही मार देता है। इतनी खतरनाक हो जाती है। ऐसे केसेस में जो न्यू बॉर्न है, जो नया जन्मा बच्चा है, वो सिंपली सरवाइव नहीं कर पाता और मर जाता है। ऑन दी अदर हैंड ये वेरिएशंस कभी कभी यूज़फुल भी होती हैं, और जब ये यूज़फुल होती हैं तो ये उस बच्चे की, जिसने जन्म लिया है, उसके जीवित रहने की, उसके ज़िंदा रहने की टेंडेंसी को बढ़ा देती हैं। तो थोड़ा सा डीप टॉपिक था। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हम अपनी एग्जैक्ट कॉपीज़ तैयार करते हैं। पर कैसे तैयार करते हैं, तो डीएनए की कॉपी करके एक नया सेल बनाते हैं। लेकिन क्या वो जो 2 कॉपीज़ तैयार हुई, क्या वो एग्जैक्टली सेम होती है? तो हमने ऐसा जवाब दिया, हमें ऐसा लगता है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होती है, वेरिएशन होती है। वेरिएशन कभी कभी इतनी यूज़फुल होती है कि वो बच्चे को सरवाइव करने में बहुत मदद करती है, लेकिन कभी कभी वो इतनी हार्मफुल होती है कि उसकी वजह से जो न्यू बॉर्न है वो मर भी जाता है। क्लियर? तो ये हमने वेरिएशन के बारे में पढ़ा। और यही जो टेंडेंसी है, मतलब यही जो क्षमता है किसकी, इंसान की, डीएनए की, कि वो उसके अंदर कुछ वेरिएशन लाता है। इसी वेरिएशन की वजह से जन्म हुआ इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन मतलब जैसे पहले इंसान जो है वो उड़ नहीं सकते थे, ठीक है ना। जैसे पहले, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पेंगुइन। आज पेंगुइन के तुम फ्लिप्स देख सकते हो। मान लो ये पेंगुइन है तो ये इसके फ्लिप्स होते हैं। आज इनका कोई काम नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि ये उड़ सकते थे, लेकिन बहुत आलसी होने की वजह से ये कभी उड़ते नहीं थे। तो उसकी वजह से इनके डीएनए में हल्का हल्का चेंज आने लगा, और आज ये सिर्फ एक फ्लिप्स बन के रह गए हैं। तैरने का काम करते हैं, उड़ने का काम नहीं करते। इसको इवोल्यूशन कहा जाता है। तो जो भी पृथ्वी पर इवोल्यूशन है वो किस वजह से है, सेल की, डीएनए की टेंडेंसी कि उसको जब कॉपी करते हैं तो उसके अंदर कुछ वेरिएशन आती है, इस वजह से है। क्लियर? हमने डीएनए कॉपिंग की बात करी, हमने वेरिएशन की बात करी। अब ये जो वेरिएशन हम बोल रहे हैं, इस वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है, उस इम्पोर्टेंस के बारे में अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं कि क्यों ये वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशंस है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक की एक वेल डिफाइंड जगह है, हर एक का एक वेल डिफाइंड स्थान है इकोसिस्टम के अंदर। जैसे जितने भी प्लांट्स हैं, उनका इकोसिस्टम के अंदर काम क्या है कि वो ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ जीव हैं जो प्लांट्स को खा के सर्वाइव करते हैं, तो उनका अपना स्थान है। ऐसे भी कुछ जीव हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा के ज़िंदा रहते हैं, उनका अपना काम है। ठीक है ना। जैसे हमें लगता है अभी भगवान ने मच्छर क्यों बनाए, लेकिन उनका भी इकोसिस्टम में कुछ कंट्रीब्यूशन है। भगवान ने सांप क्यों बनाए, सांप का भी इकोसिस्टम के बैलेंस बनाने में कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो वो सब भी ऐसे बोलते होंगे कि भगवान ने इंसान क्यों बनाया, तो इंसान का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो हर एक ऑर्गेनिजम्स का इस इकोसिस्टम में, इस दुनिया के अंदर बैलेंस बनाकर रखने में कुछ कंट्रीब्यूशन है, कुछ उसका योगदान है। अब जो कंसिस्टेंसी है डीएनए को कॉपी करने की, ये रिप्रोडक्शन के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे बॉडी के डिज़ाइन को मेंटेन रखा जाता है। और इसी की वजह से
इसी की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स है वो उस पर्टिकुलर जगह पर आसानी से रह सकता है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, कश्मीर के अंदर अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वहाँ बहुत ठंड होती है। अगर हम राजस्थान से उठा के किसी व्यक्ति को कश्मीर में भेजें तो उसके लिए वहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वहाँ का लोकल जो व्यक्ति है वो सर्वाइव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पेरेंट्स से उसे ऐसा ही डीएनए मिला है जो उसे उस पर्टिकुलर जगह के लिए सूटेबल बनाता है। इसी तरह से कश्मीर से उठा के अगर किसी व्यक्ति को हम राजस्थान में डाल दें, रेगिस्तान में डाल दें, तो वो गर्मी से ही मर जाएगा। लेकिन वहाँ का जो लोकलॉइड है, वहाँ का जो रहने वाला है, वो उस एरिया में इजीली एग्जिस्ट कर सकता है। रीज़न क्या है? उसके डीएनए में ऐसी कुछ क्वालिटीज़ आई हैं जो उसे उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए केपेबल बनाती हैं। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स इस टाइप के हैं कि उसके फादर तो कश्मीर के हैं लेकिन उसकी मदर जो है वो राजस्थान की है, तो उनका जो बेबी होगा, उनका जो बच्चा होगा, वो जो बच्चा है वो राजस्थान एज वेल एज कश्मीर दोनों जगह सरवाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके डीएनए में दोनों ही चीज़ें आई हैं। ये इम्पोर्टेंस होती है वेरिएशन की। जो डीएनए का वेरिएशन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को किसी भी सिचुएशन में सेटल डाउन होने में हेल्प करता है। क्योंकि इस पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है। वाटर का जो लेवल है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। बाहर से कोई मीटियोर, कोई उल्का पिंड आके हमको हिट कर सकता है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो एक पर्टिकुलर जगह पर व्यक्ति रहता है वो वहाँ पर वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ सरवाइव कर सके, इसकी गारंटी कब बढ़ जाती है? जब उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस हों। इसीलिए एक बात कही जाती है कि अपने ही परिवार में लड़के की शादी नहीं होती, क्योंकि अगर एक ही परिवार में, एक ही कुटुंब में उसकी शादी करते हैं तो इससे क्या होता है, दोनों के अंदर सेम टाइप का डीएनए है, बहुत कम वेरिएशंस बच्चे में आती हैं, जिससे उसके सरवाइव करने के जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं। लेकिन अगर हम गोत्र बदल के, कुटुंब बदल कर शादी करते हैं तो उससे बच्चे के अंदर वेरिएशंस ज़्यादा आते हैं और वो वेरिएशंस हेल्प करते हैं उसको सरवाइव करने के लिए। क्लियर? इसी का हम एक एग्जांपल लेते हैं। समझिए, ये ऐसा समझिए कि ये एक तालाब है और इस तालाब के अंदर कुछ बैक्टीरियाज हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये 10 बैक्टीरियाज इसके अंदर हैं। अब हुआ क्या, ड्रास्टिकली यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये सभी जो बैक्टीरियाज थे ये मर गए। लेकिन ये जो 4 बैक्टीरिया हैं ये इनसे कुछ अलग थे, इनके अंदर कुछ वेरिएशंस थी जिसकी वजह से ये सरवाइव कर पाए। अब ये अगर सरवाइव कर पाए तभी ये 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, 16 से 32 बने, तभी इनकी पॉपुलेशन बढ़ी। क्लियर? तो वेरिएशन जो होती है डीएनए में वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को मदद करती है जिससे वो सरवाइव कर पाए और आगे ग्रो कर पाए। क्लियर? अब आपको क्या काम करना है, आपको इन 2 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इस टॉपिक में से जो हमने पढ़ा है वो ढूंढना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन and we will meet in the next video with a new topic which is known as modes of reproduction used by single cell organism. Till then, thank you, take care, goodbye.